बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सपेरिमेंट नंबर 8 इज अबाउट द डिटर्मिनेशन ऑफ ईएसआर। ईएसआर कहते हैं इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, यानी आरबीसीज के सेडिमेंट होने का रेट। पहले इसकी डेफिनेशन एक तो इंपॉर्टेंट है कि रेट ऑफ सेडिमेंटेशन ऑफ आरबीसीज इन मिलीमीटर पर आवर और इन अनक्लॉटेड ब्लड, यानी कि हमने उसमें हेपरिन कोई भी एंटीकोगुलेंट डालना है ताकि ब्लड क्लॉट ना हो। विच इज़ अलाउड टू स्टैंड इज नोन एज इरेथ्रो। बेसिकली इसका प्रिंसिपल ये है, इस सारी कहानी का मकसद ये है कि हम ब्लड लेते हैं, ठीक है, उसको किसी भी ट्यूब के अंदर हेपरिन डाल के, कोई भी एंटी कोगुलेंट डाल के उसको रख देते हैं तकरीबन 1 घंटे के लिए, और ये टाइम डिपेंड करता है कि हमने कौन सी ट्यूब यूज़ की है। उसके बाद जो आरबीसीज होते हैं ना, वो नीचे बैठ जाते हैं बिकॉज वो हैवियर हैं, और प्लाज्मा और बाकी जो बफी कोट है वो ऊपर रह जाता है। ये जो आरबीसीज नीचे बैठ गए ना, इसको हम कहते हैं कि आरबीसीज सेडिमेंटेशन हो गई है। तो इस रेट को हम डिटरमाइन करते हैं कितने टाइम में हुआ है और किस तरीके से हुआ है, ठीक है। अब ये जो ईएसआर है, आरबीसीज के सेडिमेंट होने का रेट, ये हेमेटोक्रिट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी आरबीसीज की कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी ईएसआर उतना ही कम होगा, एंड वाइस वर्सा। नेक्स्ट इसका नॉर्मल कितना होता है, 0 to 15 मिलीमीटर पर आवर फॉर मेल्स एंड 0 to 20 मिलीमीटर पर आवर फॉर फीमेल्स, इसका रेट होता है। अच्छा, इसकी इंपॉर्टेंस ये, एक तो डायग्नोस्टिक वैल्यू डिफरेंट डिजीज़ के अंदर, जैसे इन्फेक्शन, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है ना, उनके अंदर हम डायग्नोस्टिक वैल्यू देखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और इसमें जो फेनोमना यूज़ करते हैं दैट इज़ रेलिक्स फेनोमना। बस सिंपल एक ये बात पता होनी चाहिए। प्रोग्नोस्टिक वैल्यू रिमेटाइड आर्थराइटिस और ट्यूबरकुलोसिस के लिए यूज़ कर रहे हैं। मेन थिंग इज़ कि हम इसके लिए कौन से मेथड्स यूज़ करते हैं ईएसआर के लिए। अभी तक जितना था वो सिर्फ कहानी थी, जो मेन चीज़ है ना वो अभी से शुरू हो रही है। 2 मेथड्स हैं, विस्टर्जन ट्यूब मेथड और विंट्रॉप्स ट्यूब मेथड। सबसे पहले तो आपको इनको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए स्टेशन के ऊपर कि विस्टर्जन ट्यूब पड़ी हुई है या विंट्रॉप्स ट्यूब पड़ी हुई है। दिस वन इज़ द विस्टर्जन ट्यूब, ये मिड में जो पड़ी हुई है ये विस्टर्जन ट्यूब है, और ये विस्टर्जन ट्यूब स्टैंड है। अब एक ओस्पी के अंदर सिंपल ये विस्टर्जन ट्यूब स्टैंड पे विस्टर्जन ट्यूब पड़ी हुई थी, और उन्होंने पूछा हुआ था कि व्हाट इज दिस, आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर, तो ये विस्टर्जन ट्यूब है। एंड सेकंड क्वेश्चन साथ में था कि इसको आप किस लिए यूज़ करेंगे, तो इसको ईएसआर की डिटर्मिनेशन के लिए, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट की डिटर्मिनेशन के लिए यूज़ किया जाता है। एक क्वेश्चन सिंपल यहाँ से ये क्लियर हो गया। सेकेंड थिंग इज कि विस्टर्जन ट्यूब मेथड के लिए हमें साथ में और क्या क्या चाहिए। एक तो विस्टर्जन ट्यूब चाहिए, पेट्री डिश चाहिए, 3.8% सोडियम सिट्रेट चाहिए। दिस वन इज इंपॉर्टेंट क्योंकि विस्टर्जन ट्यूब में अलग केमिकल चाहिए होता है और विंट्रॉप ट्यूब में अलग केमिकल चाहिए होता है। बाकी स्पिरिट्स पे आप डिस्पोजेबल सिरिंज, ये दो सबके अंदर इंपॉर्टेंट है जो ब्लड प्रिकिंग के लिए चाहिए। अच्छा, इसके प्रोसीजर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक दफ़ा मैं समझा देती हूँ कि क्या करना है। सबसे पहले आप गए स्टेशन के ऊपर, फॉर एग्जांपल कोई बंदा बैठा हुआ है, उसने सबसे पहले तो आपने कंसेंट लेना है कि मेरा नाम डॉक्टर फलां है और मैं आप पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने जा रही हूँ जिसमें आपको आपकी उंगली से ब्लड निकाला जाएगा। आपने उसको बताना है कि हम ब्लड लेंगे, किसी भी तरीके से वीनस ब्लड लेंगे तो हम उससे लेंगे इंजेक्शन से, लेकिन आपने उसको एक्सप्लेन करना है कि हम आपका ब्लड लेंगे, ठीक है। सबसे पहले ये एक्सप्लेन कर दिया, जितना भी ब्लड है ना उसको विस्टर्जन ट्यूब के अंदर डालना है, 0 मार्क तक उसको फिल करना है। ये बात इंपॉर्टेंट है कि 0 मार्क तक फिल करना है। फिर उसको ईएसआर विसर्जन ट्यूब को लगा देना विसर्जन स्टैंड के अंदर और 1 घंटे के लिए उसको छोड़ देना है, और उसके बाद जाके उसका रेट देखना है कि आरबीसी का लेवल क्या है। अब मेल्स के अंदर 3.9 मिलीमीटर होता है 1 घंटे के बाद, और फीमेल्स के अंदर 5 to 12 होता है। इसका मतलब यह है कि जो ईएसआर की वैल्यू है ना वो फीमेल्स के अंदर ज़्यादा और मेल्स के अंदर कम है। क्यों ज़्यादा? क्योंकि फीमेल्स के अंदर इरिथ्रोसाइट्स यानी आरबीसी जो होते हैं वो कम होते हैं, इसलिए ईएसआर ज़्यादा हो गया, और मेल्स के अंदर वाइस वर्सा हो जाएगा। प्रिकॉशंस इसके यही है कि सर्जन ट्यूब को हमने वर्टिकली रखना है, पहली बात। दूसरी बात ये कि इसके अंदर एंटीकोगुलेंट ज़रूर डालना है, वरना ब्लड क्लॉट होगा तो हमारे काम का ही नहीं रहेगा। और तीसरी बात ये है कि हमने एयर बबल्स नहीं ब्लड के अंदर आने देने, और इसको 0 मार्क तक ही फिल करना है, जो कि ऊपर की तरफ होता है। ट्यूब का ऊपर की तरफ 0 मार्क होगा, यहाँ तक ही उसको फिल करना है। अब एक बात है कि विस्टर्जन ट्यूब मेथड जो है वो हम क्यों यूज़ करें, इसके क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। तो जो विस्टर्जन ट्यूब मेथड है ना, एडवांटेज ये नेक्स्ट पेज पे अगर आप देखें तो आपके पास लिखा हुआ भी है कि इसके क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेज यही है कि ज़्यादा सेंसिटिव होता है, लिहाजा हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो ज़्यादा एक्यूरेट आएगी। और डिसएडवांटेजेस ये है कि ये जो सोडियम सिट्रेट का सोल्यूशन हम यूज़ कर रहे हैं वो कभी कभी डाइल्यूशन करवा देता है, जिसकी वजह से ईएसआर की वैल्यू इंक्रीज कर जाती है। ये इसका डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट वन इज़ विंट्रॉप्स ट्यूब मेथड। अब विंट्रॉप्स ट्यूब में और उसमें ये डिफरेंस है कि विंट्रॉप्स ट्यूब का जो स्टैंड होता है ना उसके अंदर एक से ज़्यादा ट्यूब रखी जा सकती हैं, और एक तो इसकी लेंथ थोड़ी छोटी होती है। तो हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि जो विस्टर्जन ट्यूब है उसकी लेंथ बड़ी है, वो थोड़ी बड़ी होती है, उसकी अपर वैल्यू जो है वो 0 होती है, और वो दोनों साइडों से खुली भी होती है। जबकि जो विंट्रॉप्स ट्यूब है वो एक साइड से बंद हुई भी होती है, और इसका जो स्टैंड है एक तो ये छोटी होती है, और इसका जो स्टैंड है उसके अंदर ज़्यादा रखी जा सकती हैं ट्यूब्स। दिस वन इज़ द विंट्रॉप्स ट्यूब, एंड ये हमारे पास है विंट्रॉप्स ट्यूब का स्टैंड। इसके अंदर हम ये जो सुराख है ना यहाँ पे हम विंट्रॉप्स ट्यूब को वर्टिकली रखते हैं, इसको भी वर्टिकली रखते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा रखी जा सकती हैं। इसकी हाइट थोड़ी कम होती है, इसलिए यहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि विस्टर्जन ट्यूब कौन सी है और विंट्रॉप्स ट्यूब कौन सी है।
अच्छा, इसको मेजर करने का भी सेम मेथड है, सिर्फ कि इसके ऑपरेटर्स में ना सोडियम सिट्रेट की जगह जगह पे ऑक्सीलेट मिक्सचर, डबल ऑक्सीलेट मिक्सचर आ जाएगा, और इसकी मार्किंग 0 to 10 सेंटीमीटर तक करनी है। अब ये इसको हम ESR के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और PCV के लिए यानी हिमेटोक्रिट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो हमने ऑक्सीलेट सोल्यूशन इसके अंदर यूज़ किया था ना, इसकी वजह से हम इसको दोनों एक ही ब्लड को, जो एक ब्लड का सैंपल हमने लिया था उसी ब्लड को हम पहले उसे ESR कर सकते हैं और बाद में उसे हिमेटोक्रिट भी कर सकते हैं। अगर हम विंट्रॉप्स ट्यूब के थ्रू मेजर करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है ESR की, वो मेल्स में आती है 2 to 8 और फीमेल्स में आती है 4 to 10 मिलीमीटर 1 घंटे के बाद। इसमें भी 1 घंटे ही रखा था। अब दोनों में डिफरेंस ये था, वैल्यूज़ में एक तो डिफरेंस है कि उसके अंदर वैल्यूज़ थोड़ी हायर थी, जबकि इसके अंदर वैल्यूज़ थोड़ी कम है। इसके अंदर एक्यूरेसी भी कम है विंट्रॉप्स ट्यूब के अंदर। इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस में भी ये बात लिखी हुई है कि एक तो ये लेस सेंसिटिव होती है, इसलिए इसकी वजह से एरर ऑफ चांसेस इसके हाई हो जाते हैं, और एडवांटेज ये है कि एक ही सैंपल को ऑक्सीलेटेड ब्लड होता है, ESR के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद PCV के लिए भी यूज़ कर सकते हैं उसको सेंट्रीफ्यूज करने के बाद। अच्छा, अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन तो ये है कि ESR को 1 घंटे के लिए क्यों रखते हैं, लाइक ब्लड को इसकी रीडिंग 1 घंटे के बाद क्यों लेते हैं, पहले क्यों नहीं लेते, क्योंकि 90-95% जो RBCs है ना, वो इतने टाइम में 1 घंटे में सेटल डाउन हो जाते हैं, उनकी सेडिमेंटेशन हो जाती है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि कौन से फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर ये जो रेट है सेडिमेंटेशन का वो डिपेंड कर रहा है। अब एक फोर्स नीचे को लग रही है, एक फोर्स ऊपर को लग रही है। नीचे को क्या फोर्स लग रही है, सिंपल ग्रेविटेशनल फोर्स, और ऊपर क्या पड़ा हुआ है, नीचे RBC से यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल ये ट्यूब है, RBC से यहाँ पे सेडिमेंट होना है, तो इसके ऊपर क्या है, प्लाज्मा। तो प्लाज्मा की जो फोर्स है, अपवर्ड फोर्स विस्कोसिटी ऑफ द प्लाज्मा, एंड नीचे जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। ये 2 फैक्टर्स है जिसके ऊपर ये डिपेंड कर रहा है। अच्छा, उसके बाद कुछ और फैक्टर्स भी ESR की वैल्यू को इफेक्ट करते हैं, जैसे टेक्निकल और मैकेनिकल फैक्टर्स, और साथ में फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स। अब ये टेक्निकल मैकेनिकल फैक्टर्स क्या, ट्यूब की लेंथ कितनी है, इसका डायमीटर कितना था, एंटीकोगुलेंट हमने कौन सा यूज़ किया है, और फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स में ये आ जाता है कि RBCs की साइज़ क्या है, इनकी शेप क्या है। अगर लाइक बड़े RBCs हैं तो उनका अलग आएगा, अगर छोटे साइज़ के RBCs हैं जो कि डिफरेंट होता है तो फिर डिफरेंट आएगा। अब जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसमें से वो ये है कि कब इंक्रीज़ करता है ESR और कब डिक्रीज़ करता है। पहले तो फिजियोलॉजिकल कॉजेज़ जिसमें ESR जो है इंक्रीज़ करता है। एज में क्या कि जो इन्फेंट्स हैं उनके अंदर कम होती है, क्योंकि बिकॉज हमने पढ़ा था कि उनके अंदर हिमेटोक्रिट ज़्यादा होता है। बिकॉज ऑफ द पॉलीसाइथीमिया ESR उनके अंदर लो होगा। सेक्स फीमेल्स के अंदर हाइयर होता है बिकॉज उनके अंदर RBCs कम होते हैं। जैसे फीमेल्स में PCV के लोअर होने की वजह से ESR ज़्यादा होगा। अच्छा, अब यहाँ पे ये जर्नल पे गलती लिखी हुई है, लाइक ये इन्होंने गलत लिखा हुआ है। जो लोग हाई एल्टीट्यूड्स पे रह रहे होते हैं ना, उनका ESR कम हो जाता है, बिकॉज हाई एल्टीट्यूड्स पे पॉलीसाइथीमिया हो जाता है, यानी हिमेटोक्रिट बढ़ जाता है, तो ESR को कम होना चाहिए। तो ये बात इन्होंने गलत लिखी हुई है, यहाँ पे शायद मिस्टेक हो गई है। अच्छा, उसके बाद होता है प्रेगनेंसी में ESR इंक्रीज़ करता है और बॉडी टेम्परेचर के साथ भी वेरी करता है। अच्छा, पैथोलॉजिकल कंडीशंस कब इंक्रीज़ करेगा और कब डिक्रीज़ करेगा। पैथोलॉजिकली ये इंपॉर्टेंट है कि पैथोलॉजिकली जब कोई भी क्रोनिक इन्फेक्शन होता है, कोई भी एनीमिया होता है, कोई बोन डिजीज़ है, कनेक्टिव टिश्यू की डिजीज़ है, मैलिग्नेंट डिजीज़ है जैसे कैंसर वगैरह, या कोई भी ट्रॉमा और सर्जरी हुई है, तो उसकी वजह से ESR इंक्रीज़ हो जाएगा। और पैथोलॉजिकली पॉलीसाइथीमिया में, एनीमिया में, लाइक अच्छा, अब एनीमिया की डिफरेंट टाइप्स है, जैसे कि इन्होंने यहाँ पे स्पीरोसाइटोसिस, सिकल सेल एनीमिया और पर्नीशियस एनीमिया में वहाँ पे ESR डिक्रीज़ करता है, बाकी सारों के अंदर इंक्रीज़ करता है। सिर्फ एक लाइन ये याद रखनी है, SSP में डिक्रीज़ करता है, बाकी सारी टाइप्स ऑफ एनीमिया में इंक्रीज़ करेगा। स्पीरोसाइटोसिस, सिकल सेल एनीमिया एंड पर्नीशियस एनीमिया, इनमें ESR डिक्रीज़ कर रहा है, बाकी सब में इंक्रीज़ कर रहा है। एफिब्रोजेनीमिया का मतलब है कि फिब्रिन नहीं बन रहा, यानी कि ब्लड कोगुलेशन नहीं हो रही, तो फिर भी ESR डिक्रीज़ कर जाएगा। और सेवरल एलर्जिक रिएक्शंस में भी ESR डिक्रीज़ करता है। इंपॉर्टेंस इसकी यही है जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। एक डायग्नोस्टिक वैल्यू देख सकते हैं, प्रोग्नोस्टिक वैल्यू, इन्फेक्शन, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स और इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ की डायग्नोस्टिक वैल्यू देखते हैं, बिकॉज इसके अंदर ESR की, और उसके बाद प्रोग्नोस्टिक वैल्यू हम देखते हैं 2 डिजीज़ में, रिमेटॉइड आर्थराइटिस और ट्यूबरकुलोसिस वगैरह में। डेट वॉज ऑल अबाउट द ESR। आपने बेसिकली इसके रिलेशंस याद रखने हैं, इन दोनों मेथड्स में डिफरेंस याद रखना है, और कौन सा मेथड कब परफॉर्म करना है ये याद रखना है, एंड देन इनकी वैल्यूज़ याद रखनी है। नेक्स्ट टेस्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।